सकता है। दूसरी तरफ उनके सबसे भरोसेमंद साथी दुश्मनों की कैद में फंसे हुए हैं। यरूशलेम में तख्त का फैसला होने वाला है। दमिश्क में नई साजिशें जन्म ले रही हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुसलमानों की सबसे बड़ी उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एपिसोड के आखिर में जो फैसला लिया जाता है वो आने वाले हालात को पूरी तरह बदल देता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। दीवान के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक बेहद खतरनाक इल्जाम लगाया जा चुका है। एक कैदी ये दावा करता है कि मलिक इस्माइल को अगवा करने और अमीर यागी के कत्ल की साजिश सलाहुद्दीन ने रची थी। पूरा दीवान सन्न रह जाता है, लेकिन सलाहुद्दीन बिल्कुल भी घबराते नहीं। वो पूरी मजबूती से जवाब देते हैं कि असल हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि उन पर हमला अमीर गुमुस्तगीन ने करवाया था और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठा गवाह पेश किया जा रहा है। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं कि अमीर यागी का असली कातिल भी गुमुस्तगीन ही है। लेकिन तुरंत सवाल उठता है कि क्या इसके कोई सबूत हैं? दोस्तों, यही वो पल है जहां पूरी कहानी सच और झूठ के बीच फंस जाती है। गुमुस्तगीन तुरंत जवाब देता है कि वो उस समय हलब में मौजूद था। उसका कहना है कि यागी से दुश्मनी तो सलाहुद्दीन की थी, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि मतभेद होने के बावजूद यागी उनका भाई था, जबकि गुमुस्तगीन ने उसे इसलिए मरवाया क्योंकि उसने सलाहुद्दीन का साथ दिया था। दीवान में मौजूद सभी अमीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये अदालत नहीं है, यहाँ हर किसी को अपने ज़मीर के हिसाब से फैसला करना होगा। दोस्तों, यही बात इस पूरे दृश्य को और ज्यादा गंभीर बना देती है, क्योंकि अब फैसला सबूतों से नहीं बल्कि भरोसे से होना है। इसके बाद बहस एक नए मोड़ पर पहुंचती है। गुमुस्तगीन कहता है कि सालों से कुद्स को आजाद करने के नाम पर बहुत कीमत चुकाई गई है। वो सवाल उठाता है कि आखिर कब तक लोग जंग और कुर्बानी देते रहेंगे। उसका कहना है कि सलीबियों को यरूशलेम पर काबिज हुए लगभग 1 सदी गुजर चुकी है। अब शायद उनके साथ समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। दोस्तों, ये सुनते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, ये नूरुद्दीन जंगी के पूरे मिशन पर सवाल था। सलाहुद्दीन के समर्थक तुरंत विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि इतने अत्याचारों के बाद सलीबियों का कब्जा कैसे स्वीकार किया जा सकता है? क्या मस्जिद अल-अक्सा को यूं ही छोड़ दिया जाए? क्या कुद्स की आजादी का सपना खत्म कर दिया जाए? बहस और तीखी हो जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि कुद्स की आजादी मुसलमानों का हक है, तो कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने पुराने मिशनों का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह उन्होंने कुर्तुबा के अमीरों से मुलाकात की, कैसे सलीबियों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की गई, कैसे एक बड़े खजाने की खबर मिली और फिर कैसे वो खबर एक साजिश निकली। सलाहुद्दीन बताते हैं कि उसी साजिश के कारण उन्हें कैद कर लिया गया था। फिर वे याद करते हैं कि गोकबुरु उस दौरान अजीब व्यवहार कर रहा था। वे बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था कि मोहब्बत की ज्यादती गद्दारी लाती है। दोस्तों, ये संवाद आगे आने वाले रहस्यों की तरफ इशारा करता है, लेकिन अभी उस रहस्य का पर्दा नहीं उठाया गया। उधर बोरू और काराकुश की कहानी आगे बढ़ती है। काराकुश बताता है कि उसने कैसे सुरागों का पीछा करते हुए बोरू तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खुद भी दुश्मनों के हाथ लग गया। फिर भी वो अपने भाई को भरोसा दिलाता है कि उनकी कैद ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, असली खतरा अभी बाकी था। दीवान में बहस फिर शुरू होती है। गुमुस्तगीन कहता है कि जंगी सल्तनत का खजाना खाली हो रहा है, आवाम गरीबी में जी रही है और लगातार जंगों ने लोगों को कमजोर कर दिया है। लेकिन सलाहुद्दीन के समर्थक तुरंत जवाब देते हैं कि अगर जंगी सल्तनत भी पीछे हट गई तो सलीबियों का मुकाबला कौन करेगा? कौन कुद्स को आजाद कराने का सपना जिंदा रखेगा? यही सवाल पूरे दीवान पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, यहाँ साफ दिखाई देता है कि लड़ाई सिर्फ तख्त की नहीं बल्कि सोच की भी है। एक तरफ जिहाद और आजादी का रास्ता है, दूसरी तरफ समझौते और सुलह का, और दोनों रास्ते पूरी तरह अलग हैं। इसके बाद कारा तेगीन सामने आता है। वो सलाहुद्दीन से सीधा सवाल करता है। उसका कहना है कि वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, उसे सिर्फ सच चाहिए। वो पूछता है कि आखिर दमिश्क के रास्ते में क्या हुआ था। सलाहुद्दीन जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि तलवारें निकलने की नौबत आ जाती है।
काराकुश गुस्से में भड़क उठता है। दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। अगर कुछ और पल गुजर जाते तो शायद दीवान के अंदर ही खून बह जाता, लेकिन तभी बैठक खत्म कर दी जाती है। दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि अब मुस्लिम अमीरों के बीच दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं। उधर सायरा अपने इंतकाम की आग में जल रही है। वो बोरू को वही दर्द महसूस कराना चाहती है जो उसने अपने पिता की मौत के बाद महसूस किया था। वो एक मासूम को मारने की कोशिश करती है ताकि बोरू टूट जाए, लेकिन बोरू उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पिता जालिम थे, उन्होंने निर्दोष लोगों का खून बहाया, लेकिन सायरा अभी भी पूरी तरह नफरत में डूबी हुई है। फिर भी बोरू उसे समझाता है कि वो अपने पिता जैसी नहीं है, उसके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। दोस्तों, ये दृश्य सिर्फ दुश्मनी का नहीं बल्कि इंसानियत का भी था। इसके बाद कारा तेगीन गुमुस्तगीन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। वो सलाहुद्दीन के खिलाफ बातें करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वही सही रास्ते पर है, लेकिन कारा तेगीन पूरी तरह उसके झांसे में नहीं आता। उधर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ एक गुप्त योजना बनाते हैं। वो कारागीन को आदेश देते हैं कि वो गुमुस्तगीन के साथ रहे, ऊपर से उसका समर्थन करे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे। दोस्तों, ये सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी लड़ते थे। अगर आप भी सलाहुद्दीन की दूरदर्शिता को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आती है। ताजिर अलीसा पहुंचता है और बताता है कि बोरू को एला किले में कैद कर लिया गया है। ये सुनते ही सलाहुद्दीन का चेहरा बदल जाता है। बोरू सिर्फ उनका साथी नहीं बल्कि उनका भाई है। सलाहुद्दीन तुरंत फैसला करते हैं कि वो खुद एला जाएंगे। वे कहते हैं कि रायशुमारी से पहले बोरू और काराकुश को वापस लाना जरूरी है। खलील को तैयारियों का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, अब कहानी एक नई मुहिम की तरफ बढ़ने लगती है। उधर यरूशलेम में भी बड़ा खेल चल रहा है। मारिया और उसके समर्थक बॉल्डविन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तख्त छोड़ दे। उनका कहना है कि उसकी बीमारी और कम उम्र उसे इस जिम्मेदारी के लिए कमजोर बनाती है। फिर धीरे धीरे वे उसे इस बात के लिए तैयार करते हैं कि तख्त किसी और को सौंप दिया जाए। दूसरी तरफ बेलियन और सिबिला भी यरूशलेम के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हर कोई अपने हिसाब से सही फैसला लेना चाहता है, लेकिन दोस्तों, किसी को अंदाजा नहीं कि बॉल्डविन क्या सोच रहा है। उधर गुमुस्तगीन एक और चाल चलता है। वो कुछ लोगों को भरोसा दिलाता है कि उसके पास ऐसा पत्ता है जो पूरी रायशुमारी का नतीजा बदल सकता है। वे कहता है कि जब सलाहुद्दीन अपने भाई को बचाने में व्यस्त होंगे तब वो अपना असली दांव खेलेगा। दोस्तों, ये बात सुनकर साफ हो जाता है कि उसकी साजिश अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। उधर शम्सा के पास एक नई खादिमा भेजी जाती है। उसे बताया जाता है कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खास तौर पर भविष्य में जब उसके बच्चे होंगे। ये दृश्य बाकी राजनीतिक तनाव के बीच थोड़ी राहत लेकर आता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अगले ही पल कहानी फिर एला किले की तरफ मुड़ जाती है। सलाहुद्दीन एला में दाखिल होने की योजना बनाते हैं। वे फैसला करते हैं कि मिस्र के सुल्तान की हैसियत से आधिकारिक दौरा करेंगे, लेकिन तभी शटलयान वहां पहुंच जाता है। वो दावा करता है कि वो किले के गुप्त रास्ते जानता है। हालांकि कोई उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वे कहता है कि जब परिवार खतरे में हो तो दुश्मनी भी पीछे छूट जाती है। दोस्तों, ये दृश्य बहुत दिलचस्प था, क्योंकि शटलयान की नीयत पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। उधर बॉल्डविन सभी को बुलाता है और फिर वे फैसला सुनाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे कहता है कि वो यरूशलेम का तख्त छोड़ रहा है। उसके अनुसार वो अभी बहुत छोटा और बीमार भी है, इसलिए वे अपना अधिकार अपनी बहन सिबिला को सौंपता है। पूरा दरबार हैरान रह जाता है। दोस्तों, यही वो फैसला था जिसने यरूशलेम की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। एपिसोड के अंतिम हिस्से में काराकुश एक बड़ा राज खोलता है। वे बताता है कि उसने सालों की कैद के दौरान पूरे किले का नक्शा अपने दिमाग में बसा लिया है, यहाँ तक कि उसने गुप्त रास्तों का भी अंदाजा लगा लिया है। अब उसके पास भागने की एक योजना है। बोरू ये सुनकर उत्साहित हो जाता है। दोनों तय करते हैं कि सही समय आने पर वे किले से निकलने की कोशिश करेंगे।
लेकिन दोस्तों, क्या ये योजना सफल होगी? क्या सलाहुद्दीन समय पर एला पहुंच पाएंगे? क्या गुमुस्तगीन की नई साजिश कामयाब होगी? क्या बॉल्डविन का फैसला यरूशलेम को बचाएगा या और मुश्किलों में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलाहुद्दीन अपने ऊपर लगे इल्जामों से खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं